नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज जब कुपवाड़ा में आतंकवादी हमले में 3 जवानों की शहादत की खबर आई तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। आखिर कब तक हम अपने जवानों के शव ऐसे ही उठाते रहेंगे? आजकल बार बार जवानों की शहादत की खबरें आती हैं और हम जब भी इन खबरों को सुनते हैं तो जवानों के परिवारों के प्रति एक तरह का अपराध बोध होता है। सितंबर 2016 में उरी में सेना पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आज कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर एक और हमला हुआ है जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 आतंकवादी मारे गए। इसलिए आज भारत दुखी भी है और क्रोधित भी। पूरा देश अब ये सवाल बार बार पूछते पूछते थक चुका है कि हमारे जवान आखिर कब तक यूं ही मरते रहेंगे और हम कब तक शोक और श्रद्धांजलि वाली रस्में अदा करते रहेंगे। बार बार हमारे जवानों की शहादत की बात करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। सवाल यह है कि हम ऐसे हमलों को रोक क्यों नहीं पाते? इन सवालों के जवाब ढूंढना आज बहुत जरूरी है। आज हमारे पास एक अज्ञात वीडियो भी है जिसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि नक्सलवादी हमलावर कैसे हमारे जवानों पर हमला करते हैं और कैसे उन्हें मारकर उनके हथियार लूट लेते हैं। ये पहली बार आज अब आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। ये वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो से आपको नक्सलवादियों का रक्त चरित्र अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम भारत के आम आदमी की सबसे किफायती उड़ान का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का आम आदमी अब सिर्फ 2,500 रुपए में हवाई यात्रा कर पाएगा, यानी ट्रेन के मुकाबले थोड़े से ज्यादा किराए में हवाई सफर हो जाएगा। हमारे देश में हवाई जहाज की यात्रा आज भी बहुत से लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि वो मरने से पहले एक बार हवाई जहाज में सफर जरूर करना चाहते हैं। देश का गरीब तबका जो हवाई चप्पल पहनता है उसके लिए हवाई यात्रा आज भी एक बड़ा सपना है। सच पूछा जाए तो हमारे देश में गरीब लोगों की हवाई यात्रा करने की हिम्मत कभी पड़ती ही नहीं। लेकिन क्या गरीबों का ये मेंटल ब्लॉक यानी मानसिक बंधन कभी टूटेगा? ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और आज हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और सांसद विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनके सम्मान में हमने एक छोटा सा संस्मरण तैयार किया है। हमें लगता है कि विनोद खन्ना की जिंदगी में जो सबक छिपे हैं वो बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं। विनोद खन्ना वो सुपरस्टार थे जिन्हें अपनी सफलता के चरम पर सन्यासी बनते देखकर दुनिया दंग रह गई थी। आज हम आपको विनोद खन्ना के इस वैचारिक डीएनए के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में कैप्टन समेत 3 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पठानी सूट में 3 हथियारबंद आतंकी सुबह 5 बजे के करीब पंजगाम के सेना कैंप में पिछले हिस्से में दाखिल हुए। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कैप्टन आयुष यादव, सूबेदार भूप सिंह गुजर और नायक बी वेंकट रमन्ना शहीद हो गए। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया जबकि तीसरा आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। All the sentries were extremely alert and that is why you see that the operation got over in minimum time and the terrorists were neutralized. Identity is being ascertained but the material which has been found points likely towards a foreign terrorist. आतंकियों के कब्जे से 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। शहीद होने वाले कैप्टन आयुष यादव कानपुर के थे जबकि भूप सिंह गुजर राजस्थान के दौसा के और वेंकट रमन्ना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के। यह है कि अब इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बाद रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश की बेटों को। कुपवाड़ा के पंजगाम में आतंकवादियों से एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। वो मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का शव मांग रहे थे। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों का संघर्ष हुआ। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस बीच कश्मीर में महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने इंडिया रिजर्व बटालियन की एक महिला बटालियन बनाने का फैसला किया है। 3 दिन पहले श्रीनगर के लाल चौक पर लड़कियों की पत्थरबाजी के बाद यह फैसला लिया गया है। कश्मीर में पाबंदी के बावजूद 22 सोशल नेटवर्किंग साइट काम कर रही हैं। अब भी घाटी के ज्यादातर हिस्सों में ये साइट्स पहले की तरह ही खुल रही हैं।
इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इन प्रतिबंधित साइट्स को ब्रॉडबैंड कनेक्शन या अपने मोबाइल फोन पर 2G नेटवर्क के जरिए खोल रहे हैं। BSNL के मुताबिक उसे राज्य सरकार के आदेश की जानकारी नहीं है। वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि वो सोशल साइट्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत 22 सोशल साइट्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। राज्य सरकार की दलील है कि सोशल साइट्स का इस्तेमाल हिंसा फैलाने में किया जा रहा है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत पर रिहा हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने 9 साल तक जेल में रखे जाने और भगवा आतंकवाद के आरोप लगाने के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेसी षड्यंत्र यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का, जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई ATS पर टॉर्चर करने और 13 दिन तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने का आरोप भी लगाया। सिर्फ पुरुषों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है कि शायद स्वतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्रता के पहले परतंत्र भारत में भी किसी स्त्री को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने MCD चुनाव में जीतने वाले पार्षदों को वफादारी की शपथ दिलाई। केजरीवाल ने विधायकों को भगवान का डर भी दिखाया। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी ने धोखा दिया इस आंदोलन में, तो ये सोच लेना भगवान को धोखा दे रहे हो। नगर निगम में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। जैसे उसमें तो होता है ना कि भाई 66% से कम अगर लोग टूटते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। MCD चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। पंजाब में पार्टी के प्रभारी संजय सिंह और सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले दिल्ली में पार्टी के संयोजक दिलीप पांडे और प्रभारी आशीष तलवार ने भी इस्तीफा दिया था। केजरीवाल ने पार्टी को लेकर सवालों पर चुप्पी साध ली है। MCD जो हार हुई उसके पार्टी में कुछ कलह का माहौल लग रहा है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का आज मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वर्ली स्थित शमशान घाट पर बॉलीवुड और राजनीति की कई मशहूर हस्तियों का जमावड़ा रहा। इनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और सुभाष घई शामिल थे। 70 साल के विनोद खन्ना 2010 से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं थे। वो हमेशा हंसते थे और जीवन के हर सुख दुख को उत्सव ही समझते थे। हमेशा साथ में काम किए, मेरे अंडर में उन्होंने बहुत काम किया। एंड आई लव हिम, गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। विनोद खन्ना पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद भी थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए उन्हें एक मशहूर एक्टर, समर्पित राजनेता और बेहतरीन इंसान बताया। 1968 से अपना फिल्म करियर शुरू करने वाले विनोद खन्ना ने 144 फिल्मों में काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। 1982 में वो ओशो के अनुयायी बने, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिर वापसी की। देश में आज से सस्ती हवाई सफर योजना उड़ान की शुरुआत हो गई है। अब 1 घंटे और 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए आपको सिर्फ 2,500 रुपए ही देने होंगे। आज शिमला से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। पीएम ने हालिया चुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की ताजी हवा हिमाचल में आ रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है भाइयों। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है।
पीएम मोदी ने शिमला की मॉल रोड पर रोड शो भी किया। आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। राजस्थान के कल्पित वीरवाल ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% अंक हासिल किए हैं। कल्पित को 360 में से 360 नंबर मिले हैं। कल्पित ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 120 में से 120 नंबर हासिल किए। इससे पहले वो इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम्स में भी टॉप कर चुके हैं। देश भर में 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई की परीक्षा में हिस्सा लिया था। कल्पित अब जेईई एडवांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए जैसे मैं प्रिपेयर करूंगा और वो भी 21 मई को है, तो अभी मेरा पूरा ध्यान स्टडीज़ पर है और आगे फ्यूचर में क्या करना है उस पर मैंने भी बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कंपनी तय वक्त के मुताबिक ही अपने निवेशकों का पैसा लौटाए। कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि अगर निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया तो उन्हें फिर जेल भेज दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की एम्बे वैली प्रॉपर्टी की नीलामी के आदेश दिए थे। सहारा की ओर से निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाए जाना है, जिसमें से सहारा ने अब तक सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की सेहत चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने 16वीं बार काउंसलर एक्सेस की मांग को खारिज कर दिया। भारत के हाई कमिश्नर गौतम बम्बावले ने भी कल पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात कर जाधव की मां की तरफ से मुलाकात की अर्जी दी थी। दिल्ली के मशहूर तीन मूर्ति चौक और तीन मूर्ति मार्ग का नाम बदलने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है। इससे पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष ने ऐलान किया था कि तीन मूर्ति के नाम के साथ इजराइल के शहर हाइफा का नाम जोड़ दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक तीन मूर्ति चौक को तीन मूर्ति हाइफा चौक कहा जाएगा, जबकि तीन मूर्ति मार्ग को तीन मूर्ति हाइफा मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने का प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले लाया गया है। पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा शहर को भारत के सैनिकों ने टर्की के कब्जे से छुड़वाया था। लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। करीब 900 सैनिकों का अंतिम संस्कार इजराइल में हुआ था। शहीदों के सम्मान में हर साल 23 सितंबर को भारत और इजराइल में हाइफा दिवस मनाया जाता है।